गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस एजुकेशन। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो होम साइंस से टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटीजी ऐसे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जो है एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका टॉपिक है सीखने की प्रतिधारण क्षमता, प्रसार शिक्षण पद्धति और अभिप्रेरकों का प्रकार और प्रसार शिक्षा के चरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लर्निंग एंड एबिलिटी टू रिटेन, सीखने की प्रतिधारण क्षमता क्या होता है। तो सीखने की क्रिया को एक अनुभूति, स्थिति या मनोदशा कहा जाता है। यह व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। सीखने की प्रक्रिया में समस्त संवेदन शक्तियाँ तथा दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद एवं त्वक का सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। विद्यार्थी यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स कि जैसे भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो जितना ज़्यादा हमारा जो है इंद्रिय उसमें इन्वॉल्व रहता है, जितनी भी जो हमारा आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सारी इंद्रियां हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस काम को करने में ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व रहती हैं वो चीज़ हमको उतनी जल्दी समझ आती है। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अगर हम उसको लिखेंगे भी और साथ ही साथ सुनेंगे भी, वीडियो देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो वो चीज़ हमको जल्दी समझ में आएगा। अगर हम सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ हमको थोड़ा देर में समझ में आएगा। संवेदन शक्तियों द्वारा प्राप्त अनुभव मनुष्य के ज्ञान स्तर को बढ़ाते हैं, किंतु यह सभी इंद्रियों को एकाग्रता, विषय वस्तु के प्रति समर्पित होने सीखना। यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जितना ज़्यादा हमारा इंद्रिय इन्वॉल्व रहेगा और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटली हम किसी चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे, जितनी हमारे अंदर सीखने की क्षमता होगी, जितना मतलब इच्छा होगी, एक दृढ़ इच्छा कि नहीं मुझे ये सीखना है, उतना ज़्यादा हमको चीज़ें जो है आ जाएंगी। ये तो हम एक मोटा मोटा बात बता दिए कि नहीं, ये सीखने का जो प्रतिधारण क्षमता है वो क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम चूँकि एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो दाहमा का बहुत ही बड़ा नाम है, और उनके हिसाब से जो ज्ञानेंद्रिय का ज्ञान किस प्रकार से, कौन सी ज्ञानेंद्रिय कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट किस ज्ञानेंद्रिय से हम सीखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो दाहामा ने यहाँ पे अपना जो है दिया हुआ है वर्गीकरण, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि स्वाद द्वारा कितना सीखता, मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ का टेस्ट लेते हैं तो हमको 1% वो हमको चीज़ें याद रहती हैं। अगर हम स्पर्श द्वारा सीखते हैं तो वो हमें 1.5% याद रहती हैं। यहाँ पे एक लाइन मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे घ्राण होगा। घ्राण मतलब नाक से सूंघ कर हमें चीज़ें 3.5% याद रहती हैं, और सुनकर कोई भी चीज़ अगर हम सुने हैं तो हमको 11% याद रहती हैं। अगर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, किसी चीज़ को हम आँख से देखे हैं तो हमें 83%, सबसे ज़्यादा परसेंट जो है दृष्टि से याद रहती है। कोई भी चीज़ देखे रहते हैं हम ना, तो उसको हम नहीं भूलते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति है, किसी को हम 1-2 बार देखे हैं, फिर उसको नहीं देखे, कई सालों बाद देखे, फिर भी हमको उसको देख के समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति को तो हम कहीं ना कहीं देखे, हमको ये याद रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ग्रहण करने की क्षमता, जो आँखों द्वारा चीज़ जो है, वो जो हम देख लेते हैं, वो हमको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। सीखने की क्रिया द्वारा ग्रहण की गई अनुभूतियों को व्यक्ति अपने अंदर धारण कर लेता है। इस संबंध में मोर्गन तथा गिलीलैंड का विचार, अंततः गिलीलैंड ने विचार में परिमार्जन की बात कही है। गिलीलैंड और मार्जन ने क्या कहा कि विचार में परिमार्जन होता है, चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर हम कोई चीज़ सीख लिए या कोई विचार हमारे अंदर है तो वो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो परिवर्तित होता रहता है, उसमें परिमार्जन होता रहता है, मॉडिफिकेशन होता रहता है, जिसका धारण मनुष्य कुछ समय के लिए करता है। और दाहमा के अनुसार
मतलब जैसे कोई भी चीज़ व्यक्ति सीखता है तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो गया। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ ले रहे हैं या कोई भी चीज़ कोई रेसिपी सीखे तो ऐसा नहीं है कि हम उसको लाइफ टाइम याद रखने वाले हैं। अगर हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, फिर उसको देखेंगे नहीं तो हम उसको भूल जाएँगे, ये निश्चित ही है। तो इसके हिसाब से जो है, जो धारण करने वाला है उसके हिसाब से कितना किस हिसाब दहामा ने ये बताया है कि जो धारण करने वाला है उसके हिसाब से व्यक्ति पढ़कर कितना याद करता है, सुन के कितना याद करता है, देख कर कोई चीज़ कितनी याद होती है, ये जो है स्टेटमेंट दहामा ने दिया है। तो सबसे पहला है कि पढ़कर व्यक्ति 10% याद करता है। 10% अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई कोई भी चीज़ अगर हम लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं तो वो चीज़ हमको ज़्यादा याद होगी। अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो हमको 10% याद होगा। अगर हम किसी का बात सुने हैं तो हमको 20% याद होगा। अगर किसी कोई चीज़ हम आंखों से अपने देखे हैं तो देख कर हमको 30% याद होगा, और देख और सुने दोनों हैं तो हमें 50% याद होगा। परस्पर वार्तालाप द्वारा अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो भी कुछ हमें बता रहे हैं, हम भी उसको कुछ बता रहे हैं, तो वो चीज़ें हमको 70% याद होंगी। अगर हम कोई चीज़ कोई काम करते करते किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई हमको बता रहा है, कोई हम कर रहे हैं और वो हमको बताया जा रहा है कि नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो हमको 90% चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि अगर हमको कोई रेसिपी बनाना कोई सिखाता है तो वो क्या करता है, वो हमको बताता है कि हमको कैसे बनाना है। तो वो हमको बताता जाता है और हम करते जाते प्रोसेस करते जाते हैं और रेसिपी हमारी बन जाती है। तो वो चीज़ हमको नहीं भूलती है, जल्दी नहीं भूलती है, वो हमको 90% चीज़ें याद रहती हैं, ज़्यादा समय के लिए ये याद भी रहती हैं। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रसार शिक्षण पद्धति और अभिप्रेरणा, एक्सटेंशन एजुकेशन मेथड एंड मोटिवेशन। जो भी है प्रसार शिक्षण जो है करने के लिए क्या मोटिवेट करता है, क्या फैक्टर होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। प्रसार शिक्षण अपने अनुसार शिक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, स्वयं के सहायता हेतु अपनी इच्छा से सीखना ग्रहण करने की निमित्त कोई व्यक्ति तभी जिज्ञासु या प्रयत्नशील होता है। वास्तव में मनुष्य की समस्त क्रियाएं अभिप्रेरणा द्वारा होती हैं और प्रत्येक मानवीय क्रिया के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है। जैसे अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी जेआरसीएलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आपको ये करना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। हो सकता है कि आप अपने जो समाज में अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि आप इनकम के लिए करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके फैमिली में सारे लोग नौकरी करते हैं, सिर्फ आप ही नहीं करते इसलिए आप चाहते हैं। तो कोई ना कोई ये जो चीज़ें हैं ये आपको मोटिवेट कर रही हैं कि आप कोई चीज़, आप जो है नौकरी की तैयारी करिए, ये एग्ज़ाम जो है क्रैक करिए, ये आपको एक मोटिवेट है। अगर आप खाना भी इसलिए खाते हैं ना, ये खाना खाना तो बहुत छोटी बात है, लेकिन खाना भी हम तभी खाते हैं, भोजन भी हम तभी करते हैं जब हमको ज़रूरत होती है, हमको भूख लगता है, भूख हमको मोटिवेट करता है कि हम जाके खाना खाएं। तो उसी तरह हिलगार्ड और किंसर ने ये बताया है कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, और ये 3 होते हैं। पहला तो नीड होता है, दूसरा अंतर्नोद जिसको ड्राइव कहते हैं, तीसरा प्रोत्साहन या इंसेनेटिव कहते हैं, इंसेनेटिव। आवश्यकता व्यक्ति को क्रियात्मकता प्रदान करती है। सर्वप्रथम वह मानसिक स्तर पर गतिशील होती है। आवश्यकता के फलस्वरूप व्यक्ति जिन मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरता है उसे अंतर्नोद कहते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त क्रिया करने को अभिप्रेरित होता है, जो अंतर्नोद की विशेषता है। जब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो अंतर्नोद मानसिक तनाव में कमी आ जाती है। अंतर्नोद आवश्यकता क्या होती है, जब आवश्यकता हमको कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करती है, हमको मोटिवेट करती है कि नहीं हम करें। अंतर्नोद क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे एग्ज़ाम होता है तो हमारे माइंड में प्रेशर होता है, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अभी आपके माइंड में प्रेशर नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो आपके माइंड में प्रेशर हो जाएगा। हो सकता है कोई भी चीज़ आप नहीं पढ़े हो सकता है आप आराम से बैठे थे कि एग्ज़ाम की डेट आएगी फिर पढ़ेंगे हम। तो
उस टाइम आप नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अभी आप अगर अभी तत्काल में एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो आपके अंदर एक अंतर्नोद, एक चीज़ ऐसी आएगी, मानसिक ऐसा तनाव आएगा, उसी को अंतर्नोद कहते हैं। वो हमको बहुत पीड़ा देती है, लेकिन उसका जो अंत होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को लेके टेंस है, अगर हमें टेंस है कि नहीं हम पढ़े नहीं हैं, हमको पढ़ना चाहिए, हम रात भर पढ़ते हैं, 4-4 6-6 घंटे पढ़ते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं न कहीं जाके बेनिफिशियल भी होता है। लास्ट वाला है प्रोत्साहन। जो प्रोत्साहन है वो हमको बाहर से भी मिल सकता है, हमको अंदर से भी मिल सकता है। कोई भी प्रकार का प्रोत्साहन हो सकता है। हो सकता है व्यक्ति सेल्फ मोटिवेट हो, खुद से उसके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा इच्छा हो किसी चीज़ को करने की। हो सकता है कि कोई उसको बाहर से जो है कर रहा हो प्रोत्साहित, कि नहीं आपको करना चाहिए। ये काइंड ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? जन्मजात शरीरजन्य, पहला है जन्मजात या शरीरजन्य अभिप्रेरणा। ये क्या होती है? सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जन्मजात या शरीरजन्य अभिप्रेरणा जो है जीवों में पाई जाती है। ये जो जन्म से पाई जाती है ये चीज़ है। भूख, प्यास, नींद, काम इच्छा, मलमूत्र त्यागने की इच्छा, खतरे से बचाव, हैं? जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, कोई उसको सिखाता नहीं है कि भूख कैसे आती है, प्यास कैसे लगता है, नींद कैसे आती है, मलमूत्र कैसे त्यागना है। ये सारी चीज़ें कोई उसको नहीं सिखाता है, लेकिन वो खुद से सीख लेता है जो चीज़ें, हैं? कोई भी खतरा अगर बच्चे के बहुत रोशनी आएगी ना, तो बच्चा ऐसे हाथ अपने आँखों के पास, चेहरे के पास अपने हाथ को ऐसे फैला लेगा, कर लेगा कि उसको उसके ऊपर कुछ ना आ जाए। तो ये सारी प्रवृत्तियाँ जो है पहले से ही होती हैं। पहले से ही होती हैं व्यक्ति में। इसे जन्मजात या शरीरजन्य अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरा है उपार्जित अभिप्रेरणा। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी आवश्यकता जो होती है सीमित होती है, किंतु जब उसकी आयु बढ़ती है तो उसके अनुसार उसके अनुभव बढ़ते हैं। तो अभिप्रेरणा में परिमार्जन होता है। वो मतलब जो भी सीखता है, जो भी उसके अंदर जन्मजात अभिप्रेरणा रहती है, उसमें परिमार्जन करता है। जो भी आसपास सीखता है उसमें भी परिमार्जन करता रहता है। उपार्जित अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, व्यक्ति तथा सामाजिक अभिप्रेरणा। प्रेरकों के अंतर्गत आदतें। व्यक्तिगत अभिप्रेरकों के अंतर्गत क्या आते हैं? आदतें आती हैं, व्यक्ति के जीवन लक्ष्य आते हैं, अभिरुचि आती है, अभिवृत्ति आती है, दृष्टिकोण आता है, अचेतन इच्छाएं आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। और सामाजिक अभिप्रेरणा में क्या आता है? जो समुदाय की भावना होती है, सर्वाग्रह होता है, युद्ध प्रवृत्ति होती है, संग्रहशीलता होता है। हाँ, कोई भी चीज़ जैसे वो स्टोर करने की, जैसे हम चाहते हैं कि हम अपने भविष्य के लिए जो है कुछ धन बचा के रखें, कोई सोना चांदी, कोई ज़मीन या कोई भी चीज़ एनिमल हम संग्रह करना सीखते हैं, ये सामाजिक अभिप्रेरणा से। उपलब्धियाँ प्राप्त करने की आकांक्षा जैसे तत्व आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है सामाजिक प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, सामाजिक अभिप्रेरणा में प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति, प्रतिष्ठा जो है उसको, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है उसको वो अभिप्रेरित करती है हमको। मान मर्यादा के लिए हम चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट हम लोग देखेंगे स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का ये स्टेप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूजीसी नेट में इसका स्टेप अरेंज करने के लिए आता है, और टीएसटी पीएसटी में और एलटीजेआईसी में इसका जो है पूछ लिया जाता है कि कौन सा फर्स्ट स्टेज होता है। एक्सटेंशन एजुकेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है, तो उसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रिक है, इसका जो ट्रिक है, इसको ट्रिक से हम याद करेंगे, ज़्यादा आसानी से हमको याद हो जाएगा और नहीं भूलेगा। तो एड्स कैश, यहाँ पे देखिए AIDCKASE, अगर हम यहाँ से सी के बाद जो के है उसको हटा दें तो यहाँ पे एड्स केस हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे के नहीं हटाएंगे, बस अब ध्यान रखे रहेंगे, के जो है यहाँ पे साइलेंट की तरह हम समझेंगे कि यहाँ पे के जो है साइलेंट है। तो यहाँ पे हम अगर एड केस याद कर लिए तो हमको अटेंशन, पहला है अटेंशन, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है डिज़ायर, चौथा है कन्वेंशन,
और पांचवा है नॉलेज, छठा है एक्शन, सातवां सेटिस्फेक्शन और आठवां असेसमेंट और एवेलुएशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में 2-3 वीडियो और बनाऊंगी। उसके बाद मैं जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग चैट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और लाइक एंड शेयर करिए अगर पसंद आता है तो। थैंक यू वेरी मच।